नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जी के अकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारे चैनल का बायोग्राफीज़ का सेक्शन है जिसमें हर हफ्ते मैं आपके सामने लेकर आता हूं किसी न किसी महानुभाव की जीवनी, इनकी जीवनी के जीवन के प्रेरक प्रसंग जिनसे हमें प्रेरणाएँ मिलती हैं। दोस्तों, आज के हमारे महापुरुष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, हमारे संविधान के निर्माता। आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में, किस तरह से इन्हें अपने बचपन में अपनी जाति को लेकर संघर्ष करना पड़ा, आगे चलकर कैसे इन्होंने अपनी जाति के उत्थान के लिए, अपने सामाजिक उत्थान के लिए आवाज़ उठाई और दलितों को उनके अधिकार दिलवाए। देखिए, बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रारंभिक जीवन की। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत, वर्तमान में मध्य प्रदेश के महू में सैन्य छावनी के अंदर हुआ था। वे रामोजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं तथा अंतिम संतान थे। इनके पिताजी जो थे वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर सैनिक के रूप में कार्यरत थे। इनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला और मराठी मूल का था। वर्तमान में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जो आंबडवे गांव है वहाँ के ये मूल निवासी थे और हिंदुओं की एक नीची जाति महार जाति से ये संबंध रखते थे, जिसे बहुत ही अछूत माना जाता था। इस कारण से उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता था। देखिए, भारत में मध्यकाल से लेकर आधुनिक भारत में भी आप समझिए कि स्वतंत्रता तक और आज भी कई जगहों पर दलितों की स्थिति बड़ी दयनीय है। उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, सामाजिक आधार पर उन्हें समाज से काट कर रखा जाता है। कई जगह पर उन्हें सभी मनुष्य के, समाज की सभी जातियों के बराबर के अधिकार प्राप्त नहीं हैं। ऐसा उस समय भी था जब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। उस समय आप ऐसा भी कह सकते हैं कि स्थिति बड़ी भयानक थी। हालांकि भीमराव अंबेडकर के पूर्वज जो हैं वो लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में की सेना में कार्यरत थे। आपने भीमा कोरेगांव की लड़ाई सुनी होगी, जब 1803 में ब्रिटिश आर्मी ने मराठों की सेना को हराया। तो ब्रिटिश आर्मी ने उस समय जो लोकल महार जाति के लोग थे उनको अपनी सेना में भर्ती किया था और तब से जो है महार जाति के लोग जो हैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर कार्यरत थे। तो भीमराव के पिताजी भी जो हैं वो इसी प्रकार से अपनी पारिवारिक परंपरा को निभा रहे थे और यहाँ काम करते करते वे सूबेदार के पद तक भी पहुँचे थे। भीमराव अंबेडकर ने शुरुआत में मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। अपनी जाति के कारण कई बार इन्हें सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। विद्यालय में जब भी इन्हें कई बार सामाजिक भेदभाव का अनुभव हुआ, हालांकि ये पढ़ाई में बड़े तीव्र बुद्धि वाले थे, तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, बट फिर भी इन्हें कई बार अपनी जाति के कारण क्लास में, कक्षा में जो है अन्य बच्चों से कमतर आंका जाता था। 1900 में उनके पिताजी ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे को दाखिला करवाया और वहाँ पर इन्होंने इनका नाम जो है भीवा राम जी अंबेडकर नाम दर्ज करवाया। भीवा उनके बचपन का नाम था और यहाँ पर इनके मूल नाम जो था सकपाल, जो इनका उपनाम था, उसकी बजाय इन्होंने गांव का नाम आंबडवेकर लिखवाया। आंबडवे गांव अभी अपन ने बात करी थी ना, तो वहीं से जो है ये आंबडवेकर लिखवाया। दक्षिण भारत के अंदर ये मराठवाड़ा में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में अपने गांव का नाम जो है अपने उपनाम के साथ लिखने की परंपरा है। तो वहीं से इनके नाम के साथ आंबडवेकर नाम जो है वो जुड़ गया। पर एक ब्राह्मण शिक्षक जो उसी स्कूल में कार्यरत थे, कृष्णा महादेव अंबेडकर, जो इनकी प्रतिभा को पहचान गए और इनसे अच्छा स्नेह रखते थे, उन्होंने जो है ये आंबडवेकर जो है इसे शब्द थोड़ा बदल कर अंबेडकर जोड़ दिया। अंबेडकर जो है ये इनके गांव का नाम था, ये कृष्णा महादेव अंबेडकर के गांव का नाम था और उन्होंने यही नाम जो है भीमराव अंबेडकर के साथ जोड़ दिया और ये अंबेडकर शब्द जो है अंतिम तक भीमराव अंबेडकर के साथ ही जुड़ा हुआ रहा। जब ये मात्र 15 वर्ष के थे तब इनकी शादी जो है 9 साल की रमाबाई से करवा दी गई। शिक्षा प्राप्ति की बात करें तो 1908 में इन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद ये मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में चले गए और वहाँ से 1912 में इन्होंने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि धारण की। इसके बाद इन्होंने बड़ौदा महाराजा के यहाँ पर नौकरी करी। यहाँ पर 1913 में इनके पिताजी का निधन हो गया
और इसी साल बड़ौदा महाराजा ने इनकी शैक्षिक प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें छात्रवृत्ति से सम्मानित किया और इन्हें आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया। 1913 में जब ये अमेरिका पहुंचे तब जिंदगी में पहली बार इन्हें अपनी जाति की वजह से किसी प्रकार के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा और इस नए वातावरण को इन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया। कोलंबिया विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली इन्होंने और वहाँ से अपना शोध इन्होंने किया था नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी के लिए इन्होंने दक्षिण शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई के लिए लंदन गए, परंतु उस समय प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया तो उस समय जो है इनको अपने देश वापस आना पड़ा। साथ ही साथ बड़ौदा महाराज ने जो उनकी छात्रवृत्ति दी थी उसे भी समाप्त कर दिया। बड़ौदा महाराज के ने जो है डॉक्टर अंबेडकर को अपने यहाँ पर राजनीतिक सचिव के रूप में नियुक्त कर लिया, परंतु आप समझिए कि बड़ौदा के महाराज तो जो हैं वो बड़े आधुनिक विचारों के थे, परंतु राज्य में कई सारे लोग जो थे वो इनकी नीची जाति के कारण इनसे घृणा रखते थे, इनसे डिफरेंसेस रखते थे और इनके द्वारा दिए गए आदेशों को नहीं मानते थे। इस वजह से बड़ौदा राज्य में काम करते हुए भी जब वापस से इन्हें अपनी जाति की वजह से भेदभाव सहन करना पड़ा तो इनका मन वहाँ से उचट गया और इन्होंने अपनी ये नौकरी छोड़ दी और एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे। उसके बाद ये वापस मुंबई चले गए और मुंबई में इन्हें लॉर्ड सिडनेम जो इनके पहले के जानकार थे उन्होंने जो है सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में इन्हें नौकरी मिल गई और 1920 में कोल्हापुर के शाहू महाराज ने अपने पारसी मित्र के सहयोग और कुछ निजी बचत के सहयोग से एक बार फिर ये इंग्लैंड जाने में सफल हो पाए। 1921 में इन्होंने विज्ञान में एमएससी किया और इसके बाद उन्होंने प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस एंड ब्रिटिश भारत में शाही अर्थव्यवस्था का प्रांतीय विकेंद्रीकरण खोज ग्रंथ प्रस्तुत किया। 1922 में उन्हें ग्रेज इन बैरिस्टर एट लॉज की डिग्री प्रदान की गई और ब्रिटिश बार में उन्हें बैरिस्टर के रूप में प्रवेश कर लिया गया। 1923 में इन्होंने अर्थशास्त्र में डीएससी या डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त करी और इसमें जो उन्होंने थीसिस लिखा था वो थीसिस था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, यानी रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान। लंदन का अध्ययन जब इनका संपूर्ण हो गया तब ये वापस लौटते समय कुछ माह जर्मनी में रुके और वहाँ पे उन्होंने अपना इकोनॉमिक्स का या अर्थशास्त्र का अध्ययन बॉन विश्वविद्यालय में जारी रखा, परंतु समय की कमी के कारण वो वहाँ ज़्यादा नहीं रुक सके, उन्हें वापस भारत आना पड़ा। इनको जो तीसरी और चौथी डॉक्टरेट मिली थी वो कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1952 में और उस्मानिया विश्वविद्यालय से 1953 में मिली थी। तो आप समझिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 4 बार डॉक्टरेट की उपाधि धारण की थी। इन्हें राजनीति विज्ञान, इन्हें अर्थशास्त्र और इन्हें कानून का बहुत ही गहरा ज्ञान था। आप समझिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आधे से अधिक समय सिर्फ पढ़ने लिखने में ही गुजार दिया। तो अब शायद आप समझ पाएंगे कि क्यों इन्हें भारत की संविधान बनाते समय प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि उस समय के भारत की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास भीमराव अंबेडकर जितनी डिग्रियां होंगी। जितना पढ़ाई लिखाई इन्होंने उस समय किया वो उस समय किसी आम भारतीय के लिए और आम भारतीय में भी किसी दलित व्यक्ति के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। इस वजह से इनके विचार बहुत क्रांतिकारी थे। इन्होंने समाज के उत्थान के लिए जो काम किया, उनके द्वारा जो प्रयास किए गए, जो संघर्ष किया गया, उसे आज भी भारत के अंदर बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए भारत में जब भीमराव अंबेडकर इस शिक्षा प्राप्ति के बाद लौटे तो इन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। सबसे पहले उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा के नाम से एक संस्था का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य था सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर दलितों का उत्थान करना और उन्हें भारत में दूसरे वर्गों के समकक्ष निकालना। सबसे पहले जो ये अछूतों को सार्वजनिक स्थानों पर अन्य जातियों के साथ पानी भरने की भी जो इजाज़त नहीं थी, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने अछूतों को सार्वजनिक टंकी से पानी निकालने का अधिकार देने के लिए बम्बई के पास कोलाबा में 14 टैंक पर महामार्च का नेतृत्व किया और सार्वजनिक रूप से उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई।
देखिए, कहा जाता है कि मनुस्मृति ही वो ग्रंथ है जो हिंदू समाज के अंदर जातिगत विभाजन करता है, जो जातिगत विभाजन के आधार पर दलितों को समाज से पृथक करता है। उन्होंने इस पृथक करने वाली किताब को जलाने का निश्चय किया और मनुस्मृति की उन्होंने प्रतियां जलाई। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो कांग्रेस ने उसके बहिष्कार का निर्णय लिया और नेहरू रिपोर्ट बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू और उनके सहयोगियों ने काम शुरू किया। साइमन कमीशन जो भारत आया था वो भारतीय लोगों के लिए एक कानून निर्माण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या एजेंडा होना चाहिए उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए आया था। कांग्रेस ने जब अपनी नेहरू रिपोर्ट तैयार करी तो उसके अंदर दलितों के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं रखा गया था। इस वजह से अंबेडकर और कांग्रेस जो है वो आपस में उलझ गए। 1929 में अंबेडकर ने भारत में एक जिम्मेदार भारत सरकार की स्थापना का विचार करने के लिए ब्रिटिश कमीशन के साथ सहयोग का एक विवादास्पद निर्णय लिया। अंबेडकर दलितों को उनके अधिकार दिलाना चाहते थे, इस वजह से उन्हें उस समय अंग्रेज़ों के साथ सहयोग करना ही उचित लगा, क्योंकि कांग्रेस जो है उन्होंने तो दलितों को एक अलग से कैटेगरी मानने से ही इनकार कर दिया था। इस वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उनकी सरपरस्ती में एक सरकार बनाने और दलितों के अधिकारों को संरक्षित करने का निर्णय लिया, जिसे एक विवादित निर्णय कहा जाता है। इसके बाद आप देखिए, अंबेडकर जो हैं वो दलितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1930, 31 और 32 में प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी गए। वहाँ पर इन्होंने दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और अंबेडकर के मध्य दलितों को एक अलग से कैटेगरी वर्ग बनाने के रूप में जो एक मसौदा तैयार किया गया था उसके ऊपर विवाद हो गया। गांधी जी ने कहा कि दलित हिंदू ही हैं, उन्हें हिंदुओं से अलग नहीं किया जा सकता। अगर हिंदुओं में भी जाति के आधार पर आरक्षण मिलने लगा, इससे तो समाज बिल्कुल बिखर जाएगा। तो अंबेडकर की दलील थी कि हाँ, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि दलित हिंदू है, परंतु क्या दलितों को उन बाकी हिंदुओं के बराबर के अधिकार प्राप्त हैं? क्या उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है? क्या उन्हें बाकी सभी समाज के वर्गों के अनुसार, वर्णों के अनुसार जो अधिकार प्राप्त होते हैं, क्या वो उन्हें प्राप्त नहीं है? तो ऐसी स्थिति में जब अंबेडकर और गांधी का विवाद हुआ तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन छोड़कर आ गए और वापस जो है वो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं गए। इसी समय तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रामसे मैकडोनल्ड, उन्होंने अंबेडकर की मांग को स्वीकार किया और दलितों के लिए अलग से एक सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। जिस प्रकार से 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की सुविधा मिली थी, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अंदर सिखों, आंग्ल भारतीयों और पारसियों को पृथक निर्वाचन की सुविधा मिली थी, वैसे ही 1932 के इस सांप्रदायिक पंचाट ने जो है दलितों को भी अलग से निर्वाचन की सुविधा दे दी। तो गांधी जी ने इसके फैसले के विरोध में भूख हड़ताल कर दी। पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से अंबेडकर और गांधी फिर से मिले। पुणे की यरवदा जेल में अंबेडकर और गांधी की मुलाकात हुई और इनके मध्य में पूना संधि हुई। इस संधि की मांग के अनुसार ये जो अलग से निर्वाचक की मांग थी इसको तो अस्वीकार कर दिया गया, परंतु क्षेत्रीय विधानसभाओं, राज्य की केंद्रीय परिषदों में उनको आरक्षित सीटें दे दी गई, उनके लिए सीटों का आरक्षण कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया और अपने दलितों के हितों की बात उन्होंने बड़े जोरदार तरीकों से रखी। 1937 में जब प्रांतीय चुनाव हुए तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी बम्बई प्रांत में चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की और उनके पार्टी के कई उम्मीदवार बम्बई विधानसभा के लिए चुने भी गए। 1937 में डॉक्टर अंबेडकर ने कोंकण में पट्टेदारी की खोटी प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पास कराया। इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो भूपति हुआ करते थे उनके दास के रूप में जो महार हैं उनके खेतों में काम किया करते थे, गुलामी किया करते थे, जिसके बदले उनको वेतन नहीं मिलता था, सिर्फ खाना और कपड़ा मिलता था। इसके अलावा जो महार जाति के अलावा जो दूसरी जातियों के लोग वहाँ काम किया करते थे उन्हें वेतन दिया जाता था। इस खोटी प्रणाली को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आवाज़ उठाई और इसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। इस तो सरकार एक कृषि प्रधान बिल जो है
वो लाने के लिए बाध्य हो गई और इस बिल के अंदर उन्होंने दलितों को हरिजन नाम से संबोधित किया। एक्चुअली गांधी और अंबेडकर के बीच में जब बहुत ज़्यादा दलितों को लेकर विवाद हुआ तो गांधी जी ने भारतीय समाज में छुआछूत को मिटाने के लिए और जाति सूचक शब्दों से दलितों को संबोधित किए जाने से रोकने के लिए दलितों को हरिजन कहना शुरू किया। तो ऐसी स्थिति में भीमराव अंबेडकर ने इस बात का विरोध किया कि आप इन्हें हरिजन क्यों कहते हैं, क्या यही सिर्फ हरि के जन है, आप लोग हरि के जन नहीं है, आप लोग हरि में विश्वास नहीं रखते हैं, आप लोग क्या राक्षस हैं क्या। तो ऐसी स्थिति में वो किसी भी अन्य प्रकार के संदर्भ के खिलाफ थे। हालांकि भीमराव अंबेडकर की आवाज़ को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दबा दिया और वह अपने इस बिल में दलितों के लिए हरिजन नाम रखने में सफल रही। अंबेडकर को इससे बहुत दुख हुआ। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री के रूप में संसद से जुड़ने के लिए भीमराव अंबेडकर को आमंत्रित किया। साथ ही साथ संविधान निर्माण की जो प्रारूप समिति थी उसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही बनाया गया। फरवरी 1948 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप पेश किया और इन्हीं के द्वारा बनाए गए प्रारूप के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और फाइनली 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। देखिए, स्वतंत्रता के बाद भी ये राजनीति में एक्टिव रहे, परंतु कांग्रेस से अपने डिफरेंसेस के कारण ये लगातार कांग्रेस को के अंदर बाहर होते रहे। अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक पार्टी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन में बदलते हुए देखा। इसका क्या मतलब है, अंबेडकर ने जो स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई थी ना, अभी अपन ने पीछे देखा था, अंबेडकर की यही पार्टी आगे चलकर, क्योंकि 1950 के बाद जब संविधान लागू हुआ तो इसमें एक नए नाम से जाति जोड़ी जानी थी, अनुसूचित जाति, जो समाज के अंदर पिछड़े हुए वर्ग हैं। तो अंबेडकर दलितों का प्रतिनिधित्व करते थे, इस वजह से इनकी पार्टी का नाम ही हो गया भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन। उसके बाद जो 1946 में प्रांतीय और केंद्रीय चुनाव हुए, उन चुनावों के अंदर इनकी पार्टी ने खराब प्रदर्शन किया और एक भी सीट नहीं जीत पाई। इस वजह से जहां पर मुस्लिम लीग थी वहां पर अंबेडकर को चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया गया। बेसिकली अंबेडकर ने मुंबई से चुनाव लड़ा था, परंतु कांग्रेस कैंडिडेट के सामने ये हार गए थे। स्वतंत्रता से पहले की बात है। तो 1946 में फिर मुस्लिम लीग जब बंगाल के अंदर मेजोरिटी थी मुसलमानों की, वहां पर जीती, तो वहां से चुनाव लड़ने के लिए अंबेडकर को आमंत्रित किया। अंबेडकर ने स्वतंत्रता के बाद उत्तर बॉम्बे में 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, परंतु वो ये चुनाव हार गए। इसके बाद इन्हें राज्यसभा से सदस्य बनाया गया। उसके बाद 1954 में जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ तो इन्होंने फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ा, परंतु ये फिर भी हार गए और इसके बाद इन्हें ऐसा कुछ मौका नहीं मिला। अक्टूबर 1948 में अंबेडकर ने हिंदू कानून को सुव्यवस्थित करने के लिए हिंदू कोड बिल संविधान सभा में प्रस्तुत किया। बेसिकली क्या है, आप देखें कि अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर जो दो बड़े वर्ग थे, धार्मिक वर्ग थे, हिंदू और मुस्लिम, इनके धार्मिक मामलों के लिए जो है दो प्रकार के कानून बना रखे थे, जिसमें आप कह सकते हैं हिंदू कानून और मुस्लिम कानून। हिंदू कानून का आधार था मनुस्मृति और मुस्लिम कानून का आधार था शरिया। तो इसी मनुस्मृति के अंदर जो है कई सारी जो है भ्रांतियां थी और खामियां थी। तो अंबेडकर ने कहा कि अब ये धार्मिक कानून नहीं चलना चाहिए, सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। परंतु इस समय ये भय था कि मुसलमान कहीं जो है अभी भारत विभाजन की दौर से गुजरा है और हमारे देश का रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं हो कि हमारा जो बहुसंख्यक समाज है वो अल्पसंख्यकों के ऊपर जोर आजमाइश कर रहा है, इसलिए सबसे पहले बहुसंख्यक समाज को सुधरना होगा। इस प्रकार की दलील देते हुए इन्होंने हिंदू कोड बिल पारित किया, जिसके अंतर्गत बहुपत्नी प्रथा और ऐसी चीज़ों पर रोक लगाई गई। संपत्ति के अंदर महिलाओं को अधिकार, बेटियों को अधिकार, ये सब हिंदू कोड बिल के अंदर ही शामिल था। हालांकि इस हिंदू कोड बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी में काफ़ी मतभेद थे, क्योंकि कांग्रेस के कई सारे नेता, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, वो इस बात के खिलाफ थे कि केवल हिंदुओं के लिए क्यों कोड बिल लाया जाए, जबकि भारत के नागरिक मुसलमान भी हैं तो उनके लिए भी लाना चाहिए। इसी वजह से
इनके बीच में बड़ा डिफरेंसेस हुआ। अंबेडकर ने कानून मंत्री से त्यागपत्र दे दिया। हालांकि बाद में जो है जब पहली बार सरकार बनी 1952 में, तो हिंदू कोड बिल को के लिए वापस से सदन में चर्चा हुई और उसके कुछ समय बाद ही इसे पारित करवा लिया गया। तो ये हिंदू कोड बिल का जो आइडिया दिया था, ये सबसे पहले 1948 में जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही दिया था। फिर देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगातार जो हिंदू धर्म के अंदर दलित वर्ग के साथ अत्याचार और अन्याय जो सदियों से चला आ रहा था, उसकी वजह से उन्होंने इस धर्म को त्यागने का निर्णय लिया। और उन्होंने अपने भाषणों में कहा कि मैंने कई सारे अनुसंधान और रिसर्च के बाद ये निर्णय लिया है कि बौद्ध धर्म जो है एक वैज्ञानिक धर्म है जिसमें सभी को बराबर के अधिकार प्राप्त हैं। वो बुद्ध से भी बड़े प्रभावित थे। इस वजह से उन्होंने 24 मई 1956 को बम्बई में बुद्ध जयंती के अवसर पर ये घोषणा की कि वो आने वाले अक्टूबर में बौद्ध धर्म को अपना लेंगे। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को गले लगा लिया। आप देख सकते हैं ये जो कुछ तस्वीरें हैं, ये उनके बौद्ध धर्म अपनाने वाले फंक्शन की ही हैं। अंबेडकर ने कई सारे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भी चलाए, जैसे दलितों आदिवासियों के मंदिर में प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए इन्होंने मनुस्मृति का दहन किया। खोटी प्रथा, कृषि के अंदर खोटी प्रथा जो थी जिसमें इनसे गुलामी करवाई जाती थी दलितों से, उसके लिए महार सत्याग्रह किया। इसी के लिए उन्होंने नासिक सत्याग्रह और येवला गर्जना जैसे आंदोलन चलाए। शिक्षा के लिए इन्होंने 1957 से 56 तक लगातार मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नाम की साप्ताहिक एवं पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इन्होंने दलित वर्ग के लिए शिक्षा तथा आय को अर्जित करने के लिए कई सारे छात्रावास, रात्रि स्कूलों, ग्रंथालयों और शैक्षणिक गतिविधियों की स्थापना करी। 1945 में इन्होंने अपनी पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय और औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की भी स्थापना करी। जात पात तोड़क मंडल और लाहौर अधिवेशन के लिए तैयार किए गए अभिभाषण में उन्होंने जाति भेद उन्मूलक नामक भारतीय एक ग्रंथ उन्होंने जो है वो बताया, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज के धर्म ग्रंथों में प्राप्त अंधविश्वास और अंधश्रद्धा से मुक्ति दिलाने का कार्य किया। इनका एक और योगदान था कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अंबेडकर ने जो 1922 में एक शोध ग्रंथ लिखा था, रुपए की समस्या, उसका उद्भव तथा उपाय, उसी के अनुसार जो हिल्टन एंड यंग कमेटी थी उसने सिफारिशें करी। और ये हिल्टन और यंग कमेटी की जो सिफारिशें थी, इसी के आधार पर आगे चल के 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ। इनके ही जो शोध ग्रंथ थे उसके आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना हुई। डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो 1948 से ही मधुमेह रोग से पीड़ित थे। लगातार उनकी सेहत बिगड़ रही थी और कुछ समय बाद 1956 में 6 दिसंबर 1956 को एग्जैक्टली अंबेडकर का निधन नींद में ही दिल्ली में हो गया। उस समय ये अपने भगवान बुद्ध के ऊपर उनके धर्म के बारे में अपनी एक पांडुलिपि लिख रहे थे जो उस समय अधूरी ही रह गई। मुंबई में प्रकाशित नहीं हो पाई, उन्होंने लिख तो दिया था बट वो प्रकाशित नहीं हो पाई। मुंबई में उनके अंतिम संस्कार के समय उनकी पार्थिव देह को साक्षी रख के लगभग कई सारे अनुयायियों ने उनके शरीर को सामने साक्षी मानकर जो बौद्ध भदन थे आनंद कौशलायन, उनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसका कारण है 16 दिसंबर 1956 को एक बौद्ध बड़ा धर्मांतरण कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, परंतु उससे पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। तो इस वजह से इनकी मृत्यु पर इनके शरीर को साक्षी मानकर जो है इनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म में शिक्षा ली। देखिए, सविता अंबेडकर का नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है। आगे चलकर जो राजनीति में भी दलितों से संबंधित सामाजिक आंदोलनों से भी ये जुड़ी हुई रही, तो इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखिए, अंबेडकर की जो पत्नी थी रमाबाई अंबेडकर, उनका निधन 1935 में हो गया था। 1940 के बाद में जो है उनकी लगातार जो है हालत बिगड़ने लगी थी भीमराव अंबेडकर की। खास करके जब वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उस समय तो उनके पाँव के अंदर जो है कहा जाता है न्यूरोपैथिक यानी कि एक
मांसपेशियों से संबंधित बीमारी हो गई थी, उनकी बड़े तकलीफ थी, मधुमेह से भी वो पीड़ित थे। इसके इलाज के लिए वो बॉम्बे आए, यहाँ पर वो डॉक्टर शारदा कबीर से मिले। ये खुद जो हैं एक मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, इनके पिता बड़े प्रतिष्ठित कार्यकर्ता थे और ये भी सामाजिक कार्यकर्ता थी। अंबेडकर से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने 15 अप्रैल 1948 को दिल्ली में अंबेडकर के निवास स्थान पर ही उनसे विवाह कर लिया और अंबेडकर की मृत्यु तक डॉक्टर शारदा कबीर उन्हीं के साथ ही रही और शादी के बाद इन्होंने एक नया नाम अपनाया, सविता अंबेडकर। सविता अंबेडकर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो अनुयायी हैं वो माई या माई साहब कहकर संबोधित करते थे। इनकी मृत्यु 29 मई 2003 को हुई है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा फिगर है अंबेडकर की जीवन का, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर की जो समाधि है चैत्य भूमि, वो दादर मुंबई में स्थित है। अंबेडकर का उनके अनुयायियों को संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनका जीवन परिचय। दलित उत्थान के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, इसीलिए आज भी भारत का जो प्रगतिशील समाज है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सम्मान से लेता है। ऐसे महापुरुषों को हमारा शत नमन है। धन्यवाद। अगली बायोग्राफी में फिर आपसे मिलता हूँ अगले वीक, ऐसे ही किसी महापुरुष की जीवनी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।